भी साफ था कि 3 पुरुष और 1 महिला थी। सब युवा, शायद किसी ताकतवर कबीले के युवा सरदार और एक रईस परिवार की लड़की, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। लाशों की जांच करते हुए ध्रुव को कुछ हथियार, कवच और एक बैग मिला जिसमें कई दानव कोर भरे थे। इससे साफ था कि इन युवाओं ने मरने से पहले कई राक्षसों का शिकार किया था। बैग में कुछ बैंक नोट भी थे जिनकी कुल कीमत लगभग 10,000 ऊर्जा गोलियों के बराबर थी। दुर्भाग्य से असली ऊर्जा गोलियां भेड़िए खा चुके थे। दानव खुद औषधि नहीं बना सकते थे, इसलिए वे इस तरह की ऊर्जा गोलियों को लूटने के लिए लालायित रहते थे। ध्रुव ने चारों लाशों के लिए एक गड्ढा खोदा, उन्हें सही से रखा और मिट्टी से ढक दिया। सब कुछ निपटाने के बाद वह फिर से चल पड़ा और कुछ दूरी पर एक शांत जगह देखकर वहां बैठ और साधना में लीन हो गया ताकि अपनी ऊर्जा कलाओं को और मजबूत बना सके। वह अभी भी ब्लैक ऑप्स पर्वत के बाहरी इलाके में था, लेकिन जितना अंदर जाएगा खतरा उतना ही बड़ा होगा। अंदर की गहराई में सिल्वर बैक डेविल वुल्फ जैसे राक्षस आम थे और वहां 8वें चरण का सुनहरा गैंडा भी था जो उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक था। सुनहरे गैंडे बड़े ही अजीब जीव थे और उनके अंदर छिपे दानों को बेहद कीमती माने जाते थे, जिन्हें बेचकर लाखों ऊर्जा गोलियां मिल सकती थी। ध्रुव आराम करता हुआ सोच रहा था कि उसकी साधना कैसी चल रही है और उसने यह महसूस किया कि ऐसे मामूली खतरे अब उसे आगे नहीं बढ़ा रहे थे। इस तरह की लड़ाइयां अब मेरी असली ताकत को जगाने के लिए काफी नहीं है। इससे मुझे बिजली वाले दैत्य को समाहित करने में भी कोई मदद नहीं मिल रही। अब लगता है कि मुझे खुद को और भी बड़े खतरे में डालना पड़ेगा। जितना बड़ा खतरा होगा मैं उतनी ही तेजी से 7वें चरण तक पहुंच जाऊंगा। यही सोचकर वह और गहराई में पहाड़ों के भीतर चला गया। उम्मीद थी कि उसे बड़े राक्षसी झुंड मिलेंगे और वो खुद को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकेगा। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। इन दिनों में ध्रुव ब्लैक ऑप्स पहाड़ियों के उस हिस्से में चला गया जहां सौर्य कबीला कभी नहीं पहुंचा था। वहां उसका सामना खून पीने वाले सुअरों, विशाल मधुमक्खियों, उड़ने वाले बाघों, पिशाच चमगादड़ों, काली परछाई जैसे कुत्तों, मकड़ी जैसे राक्षसों, इंसान खा जाने वाली चींटियों और ना जाने कितनी और भयानक चीजों से हुआ। कई तो ऐसे थे जो ऊर्जा कला के 7वें स्तर तक पहुंच चुके थे, फिर भी ध्रुव ने किसी को छोड़ा नहीं। कई बार वह खुद भी बेहद मुश्किल में फंस गया, जैसे उस समय जब वह उन इंसान खाने वाली चींटियों के दल से लड़ रहा था जिनका आकार इंसानी मुट्ठी जितना था। वे इतनी भयानक थी कि सामने आने वाली हर चीज को चबा जाती थी, पर ध्रुव ने हिम्मत नहीं हारी और उनसे लड़ा भी और खुद को बचाया भी। वह हर पल सतर्क रहता। भूख लगती तो ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां खाता, प्यास लगती तो झरने का पानी पीता और कभी गहरी नींद में नहीं सोता ताकि किसी भी वक्त खतरे से निपट सके। ऐसी खतरनाक जगह में उसकी नर कुचलने वाली गॉड मेहमत शक्ति बहुत काम आई। बिजली जैसी तेज चमक वाला वह मेहमत उसके अंदर से लगातार ताकत भेजता रहा, जिससे उसकी सहन शक्ति आम इंसानों से कहीं आगे निकल गई। जब उसकी ऊर्जा कला अपनी सीमा तक पहुंच जाती तो अचानक उसके अंदर से कोई तूफान उठा और उसके शरीर में नई ताकत भर देता, जैसे कोई टूटे बांध से पानी बह निकला। और हर बार वह अंदर से बदलता गया, कुछ बड़ा बनता गया। अब उसकी सफलता नजदीक थी और इसके संकेत हर दिन साफ होते जा रहे थे। फिर एक दिन बादल घिराए और तेज बारिश शुरू हो गई। गर्मी गायब हो गई और उसकी जगह गरज, बिजली और ठंड ने ले ली। आसमान में चांदी जैसे चमकते सांप लहराते रहे और बिजली पहाड़ों पर गिरती रही। ध्रुव एक पेड़ की डाल पर बैठ गया, अपने शरीर से ऊर्जा छोड़ता रहा ताकि बारिश की बूंदें एक तरफ गिरें और वह सूखा रह सके। बिजली की आवाजें उसके लिए किसी संगीत से कम नहीं थी। वह जैसे जैसे ध्यान में डूबता गया उसका मन उस तूफान से एक हो गया। लग रहा था मानो वह खुद बिजली बन गया हो, हवा बन गया हो। तभी बिजली उसके शरीर में समा गई, उसकी चमड़ी के नीचे जाकर उसकी जीवन शक्ति को तेज करने लगी। जब से उसे बिजली का अनुभव हुआ था उसने महसूस किया था कि तूफान में साधना करने का सुख ही कुछ और है। धीरे धीरे वह बिजली उसकी पेशियों से होती हुई माथे तक पहुंची, वहां जहां सुनहरा राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। अचानक उसको एहसास हुआ कि उसके माथे में मौजूद सुनहरा राक्षस बिजली को निकल रहा था और वह इतना जीवंत लग रहा था मानो अभी जाग जाएगा। वरिष्ठ वरिष्ठ ध्रुव ने फिर से उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी ऊपर आसमान से गिरती बिजली रुक गई और सुनहरा राक्षस एकदम शांत हो गया। यहाँ तक कि उसकी मौजूदगी तक महसूस नहीं हो रही थी। कुछ वक्त बीता और तूफान बरकरार रहा। बारिश ने पूरे जंगल को पानी से भर दिया, झीलें बन गई और पेड़ों से पानी टपकने लगा। ध्रुव को आसपास की हर जगह मछलियां नजर आने लगी जो बारिश से निकले कीड़ों को खा रही। कुछ राक्षस भी वहां छिपे हुए थे जो इस प्राकृतिक कहर से बचने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुव ने बारिश थमने तक अपनी साधना जारी रखी। उसके बाएं हाथ में एक राक्षसी कोर था जो लोंगन फल के आकार जैसा दिखता था। ये कोर उस शैतान शिकारी मकड़ी से निकला था जिसे उसने पिछली रात मारा था। वे मकड़ियां बेहद आदिम और खतरनाक जीव होती हैं जो जैसे जैसे बड़ी होती हैं ऊर्जा कलाओं को खुद सीख लेती हैं। अंत में वे इतने ताकतवर हो जाती हैं कि इंसानों को निगल सकती हैं या उड़ते पक्षियों को हवा में ही पकड़ सकती हैं। आमतौर पर सौर्य कबीला जैसे ताकतवर कुलों के भी सबसे कुशल युवा राक्षसी मकड़ियों से लड़ने अकेले नहीं जाते, बल्कि उनकी टीम बनाई जाती है। 8वें चरण के वरिष्ठ योद्धा भी उनसे भिड़ने से हिचकते हैं, खासकर क्योंकि उनका रेशम बेहद घातक होता है। मगर जब ध्रुव ने उस मकड़ी पर घात लगाकर हमला किया तो उसका राक्षसी देवता भाला इतनी तेजी से चला कि राक्षस को समझ भी नहीं आया कि मौत कब आई। अब जब वह कबीले में लौटेगा तो यह दानवी कोर काले बाजार में कम से कम 3 लाख ऊर्जा अभिसरण गोलियों के भाव दिखेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ कि मुझे 8वें चरण का कोई भी राक्षस नहीं मिला, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे होते हैं जिनकी कीमत 1 मिलियन ऊर्जा अभिसरण गोलियों तक होती है। गहरी सांस लेते हुए ध्रुव ने शैतान शिकारी मकड़ी की कोर को एक तरफ रख दिया। जितने ज्यादा राक्षसों से मैं लड़ूंगा उतना ही ज्यादा मैं सौर्य कबीला की मदद कर पाऊंगा। और ये तो उस प्रशिक्षण की बात भी नहीं कर रहा जो मुझे हर लड़ाई से मिलता है। मेरा साधना आधार पहले से ही ऊर्जा हथियार के स्तर तक पहुंच चुका है, इतना ऊंचा कि 7वें चरण के विशेषज्ञों से लड़ते हुए मुझे कोई चिंता नहीं होती। असली परेशानी तो 8वें चरण के राक्षस बन सकते हैं, और अगर मैं कभी एक साथ 8वें चरण के कई राक्षसों से भिड़ गया तो शायद मेरी जान ही चली जाए। अभी के लिए ध्रुव को एक एक करके राक्षसों से लड़ने में कोई डर नहीं था, मगर अगर सामने एक साथ 17-18 आ जाए तो उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जैसे उस रात जब उसने शैतान शिकारी मकड़ी से अकेले लड़ाई की, वह 7वें चरण में थी और उस पर ध्रुव का हमला अचानक और घातक था। मगर अगर उतनी ही ताकत की कई मकड़ियां होती तो वो यकीनन बच नहीं पाता। इन मकड़ियों का रेशम इतना मजबूत होता है कि वो उड़ते चीलों को भी हवा से पकड़कर जमीन पर गिरा सकती है। खैर, इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं, मुझे बस पहाड़ों के और अंदर जाना होगा। अगर मुझे कोई ऐसा राक्षस मिल जाए जिसकी कीमत 10 लाख हो तो मेरे बड़े भाई और दूसरे भाई पर जो जिम्मेदारी है सौर्य कबीला की संपत्ति को वापस लाने की, वो कुछ हल्की हो सकती है। ये सोचते हुए दांत भींचते हुए वह और गहराई की ओर बढ़ गया। बारिश अब भी तेजी से हो रही थी। कभी कभी बादलों की तेज गड़गड़ाहट से पहाड़ कांप उठते थे। बिजली जब पहाड़ों पर गिरती थी तो आसपास के इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात बन जाते थे। इस समय ध्रुव ब्लैक हॉर्स पर्वतों के काफी अंदर तक पहुंच चुका था, जहां केवल वही योद्धा पहुंच सकते हैं जिनकी शक्ति मास्टर ऑफ एनर्जी के स्तर की हो। तभी पास के एक बाढ़ग्रस्त इलाके की ओर से एक भयानक दहाड़ गूंजी। ये क्या था? यह आवाज तो बहुत ही ज्यादा तेज थी। वह आवाज इतनी जबरदस्त थी कि उसकी गूंज ध्रुव के कानों में कांपने लगी। वह बिना वक्त गंवाए तुरंत अपनी ऊर्जा कला का इस्तेमाल करते हुए हवा में 100 कदम तक उड़ गया। पानी के तेज बहाव से बचते हुए वह आगे बढ़ता रहा जब तक कि एक ऊंची चट्टान पर नहीं पहुंच गया जहां से नीचे विशाल झरना गिर रहा था। पानी की आवाज इतनी तेज थी मानो सैकड़ों घोड़े और लोग एक साथ दौड़ लगा रहे हो। आश्चर्य की बात यह थी कि ध्रुव की नजर झरने के नीचे एक विशाल राक्षस पर पड़ी जो नहा नहीं रहा था बल्कि युद्ध कला का अभ्यास कर रहा था। वही भयंकर गर्जना उसी की थी जो कुछ पल पहले उसने सुनी थी। वह राक्षस एक सफेद बालों वाला बहुत बड़ा बंदर था जिसकी लंबाई 3 इंसानों जितनी थी। उसकी हरी आंखें चमक रही थी और उसका रूप ऐसा था जैसे कोई डरावना भूत हो। वह झरने के नीचे एक चट्टान पर खड़ा होकर अपनी हथेलियों से पानी पर वार कर रहा था। हर वार के साथ पानी चारों तरफ छिटक रहा था। ये देखकर साफ था कि झरना 300 मीटर ऊंचा था और उसका गिरता हुआ पानी इतना शक्तिशाली था कि किसी भी पहाड़ को तोड़ सकता था। लेकिन वह बंदर तो उस पर वार कर रहा था और उसकी हथेलियों से निकलने वाली ऊर्जा उस पानी से भी ज्यादा प्रबल थी। तभी अचानक वह बंदर ऐसे हिला जैसे उसने कुछ महसूस किया हो और फिर उसने अपनी हरी आंखें सीधी ध्रुव की ओर घुमा दी। ऐसा लगा मानो वह सब कुछ देख सकता हो और कुछ भी उससे छिपा नहीं था। ध्रुव के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई रहस्यमय ताकत उसकी आत्मा को जकड़ रही हो। वह जानता था कि अगर वह 1000 किलोमीटर दूर भी भागे तो भी यह वानर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। 1000 किलोमीटर की आत्मा जकड़, ये पागलपन है। वो सोचने लगा ये सफेद बंदर कोई मामूली जीव नहीं है। इसकी ऊर्जा कला और शक्ति उस मुकाम पर है जिसे मैं अभी छू भी नहीं सकता। शायद पिता से भी आगे है। वह जानता था कि वह इस राक्षस का सामना नहीं कर सकता। उसकी समझ में आ गया कि यह प्राणी ऊर्जा कला में पूर्णता पर था और उसकी आत्मा से जुड़कर उसे हजारों किलोमीटर तक पकड़ सकता था। यह शक्ति केवल 8वें या 9वें स्तर के योद्धाओं में ही होती है और वह अभी 6ठे स्तर पर था। वह जानता था कि अगर उसने भिड़ने की कोशिश की तो उसकी मौत तय थी।
और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी बंदर था जिसकी ताकत इंसानी योद्धाओं से 3-4 गुना अधिक थी। ध्रुव वहां से हट जाना चाहता था लेकिन उस वानर ने उसे जाने नहीं दिया। वह दहाड़ा और अपनी हथेली से पानी पर प्रहार किया। उस प्रहार से झील का पानी और ऊर्जा मिलकर एक घुमावदार जल अजगर में बदल गए जो मुंह फाड़े ध्रुव की ओर लपका। कुछ ही पलों में वह अजगर 3000 मीटर की दूरी पार कर ध्रुव के सिर के ऊपर आ पहुंचा। अच्छा नहीं है, ध्रुव तुरंत ही गुलेल से फेंके गए पत्थर की तरह हरकत में आ गया। एक क्षण बाद जल ड्रैगन का मुंह उस पेड़ पर गिरा जिस पर वह खड़ा था और वह पेड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। ध्रुव जानता था कि अगर वह हमला उस पर पड़ा होता तो उसका भी वही हाल होता। एक बार 3000 कदम दूर तक गया। उसने कांपते हुए सोचा, ये तो अविश्वसनीय ऊर्जा कला है। जिस 100 कदम दिव्य मुट्ठी को ऐसा नाम दिया गया था वो आमतौर पर 100 कदम तक ही काम करती थी, लेकिन यह वानर 3000 कदम दूर से हमला कर रहा था। ध्रुव की वर्तमान ऊर्जा कला 500 कदम तक असर डाल सकती थी, जो पहले से ही बहुत अधिक था, लेकिन यह सफेद वानर उस सीमा से कहीं परे था। सफेद वानर को यह देखकर हैरानी हुई कि ध्रुव ने उसका बार बचा लिया, मगर वह केवल मुस्कुराया। उसके सफेद नुकीले दांत चमक उठे और चेहरे का फीका फर हवा में लहराने लगा। वह झरने से बाहर उड़ा और हवा में छलांग लगाई। उसकी पीठ पर सुनहरे पंखों की एक विशाल जोड़ी थी जो उसे किसी पर्वत जैसी आकृति दे रही थी। ये पंख सफेद सारस से भी बड़े और कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। ये रॉक ऊर्जा कला है। इससे पहले कि ध्रुव कुछ सोच पाता, वानर उसकी ओर टूट पड़ा। उसकी मुट्ठियों की ताकत इतनी अधिक थी कि आसपास की हवा घूमती हुई एक भंवर बन गई और ध्रुव उसमें फंस गया, मानो वह एक छोटी नाव हो जो एक विशाल तूफान में घिर गई हो। मौत का साया उस पर मंडरा रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि ध्रुव जानता था कि उसकी ऊर्जा कलाएं इस बंदर के सामने कुछ भी नहीं थी। अगर यह वानर हेवन में पहुंच गया तो शायद केवल विषभानु ही उसका सामना कर सकता था। मर जा ध्रुव, कर जा। उसके भीतर की जंग की भावना भड़क उठी। अब उसका एक ही रास्ता था, सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ना। मांसपेशियां कांप उठी और उसने नरक को चलने वाले गॉड मेमन की शक्ति को बाहर निकाल दिया। एक डरावनी आभा उसके चारों तरफ फैल गई, इतनी भयानक कि राक्षस और भूत भी उससे कांप जाए। उसी समय उसके हाथ में उसका नरकीय देवता भाला प्रकट हो गया जिसे उसने सीधे सफेद वानर के गले पर फेंका। वानर दंग रह गया। वह इस भाले में छुपी विनाशकारी ऊर्जा को साफ महसूस कर सकता था जो उसकी आत्मा तक को दबा रही थी। तुरंत ही उसके हाथ से पानी की पाट फूटी जो पल भर में एक विशाल डंडे का रूप ले चुकी थी और उसने उसे ध्रुव के नारकीय देवता भाले की ओर पूरी ताकत से फेंक दिया। जब दोनों हथियार आपस में टकराए तो झटके से ध्रुव पीछे की ओर चल गया और उसका भाला हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसी समय डंडे की ऊर्जा उसकी नसों में घुस गई और उसके ऊर्जा के सागर को पूरी तरह घायल कर दिया। अंदर से हड्डियों के चटकने की आवाजें गूंजने लगी। बिजली वाला विशालकाय जानवर, ध्रुव ने मन ही मन कहा, और तभी उस जानवर की शक्ति उसके भीतर समा गई जिससे उसकी टूट चुकी नसें धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस जबरदस्त दबाव के बीच उसके भीतर छुपा चौथा कण जाग उठा और नरक को चलने वाले गॉड मेमन की ताकत को फिर से जगा दिया। एक झटके में उसकी अंग और हड्डियां 4 आदिम मेगा मेमन की ताकत से भर गई। भाला, उसने गरज कर पुकारा और उसका नरकीय देवता भाला फिर प्रकट हुआ। उसके भीतर की ऊर्जा हिलने लगी और जैसे नरक से भंवर उठ रहा हो वैसी ताकत से उसने भाले को दोबारा सफेद वानर की छाती की ओर फेंक दिया। वानर को उम्मीद नहीं थी कि उसका विरोधी भी लड़ाई में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेगा। फिर भी वह ध्रुव को छोड़ने को तैयार नहीं था। ध्रुव उसके लिए बहुत अहम था क्योंकि उसने जो ऊर्जा कलाएं विकसित की थी उनके लिए उसे दूसरों की असली ऊर्जा को निकलना जरूरी था और खेती की उसकी समझ किसी भी आम इंसान से कहीं आगे थी। वानर की पानी की छड़ी एक बार फिर तूफान से घूमती हुई भाले से टकराई। भले ही हमला रोका गया लेकिन नरक जैसी आभा वानर की आत्मा तक उतर गई जिससे उसकी ऊर्जा लड़खड़ा गई। ध्रुव ने इसी मौके का फायदा उठाया और एक दर्जन नरकीय देवता भालों की रचना की जिन्हें उसने एक साथ वानर की ओर फेंक दिया। उसी क्षण वह हवा में पंछी की तरह ऊपर उड़ा और अजय राजा की मुट्ठी से 6 प्रहार किए जो सीधे वानर के शरीर के सबसे कमजोर हिस्सों को निशाना बना रहे थे। गरज के साथ वानर भड़क उठा। उसने कभी ऐसा अपमान नहीं झेला था। गुस्से से गुर्राते हुए उसने अपनी छड़ी उठाई और अपनी ऊर्जा कलाओं से पानी की एक विशाल दीवार खड़ी करी जो कई परतों में बनी थी। नरकीय देवता के भाले एक एक करके दीवार में घुसे, हर परत को तोड़ते हुए पूरी दीवार को हिला दिया। लेकिन वह दीवार इतनी चतुराई से बनाई गई थी कि उसमें कठोरता और लचीलापन दोनों मौजूद थे जिससे भालों की ताकत होते हुए भी वे दीवार को पूरी तरह तोड़ नहीं सके। भाग, वानर गरजा और उसकी ऊर्जा से पानी की वह भारी मात्रा हवा में उठी और धीरे धीरे एक विशाल पर्वत का रूप लेती हुई ध्रुव की ओर बढ़ने लगी। वह पहाड़ इतना बड़ा था कि अब ध्रुव के पास उस हमले से बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। ठीक है, छोटू ने कहा, चलो देखते हैं कि तुम और क्या कर सकते हो। बिना किसी परेशानी के उसने अपने हाथ फैलाए, नरक को कुचलने वाले गॉड मेमन की ताकत का इस्तेमाल किया और अपनी हथेलियों को आगे की ओर फेंका ताकि वे की गरजती आवाज से मिलती जुलती थी। जहां वे दोनों जैसे ही छोटू ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाई उसने 2 जबरदस्त हमले। उनकी गूंज पास के झरने की गरजती आवाज से मिलती जुलती थी। जहां वे दोनों आमने सामने खड़े थे, जब ये हमले पहाड़ से टकराए तो वह छटक कर टूट गया और उसके टुकड़े नीचे गिरने लगे जैसे कोई आसमानी जाल हर चीज को ढकने चला हो। इसी बीच पानी की धाराएं हवा में लहराती हुई छोटू के शरीर के चारों ओर लिपटने लगी। साफ दिख रहा था कि इस सफेद बंदर की ऊर्जा कला इतनी विकसित हो चुकी थी कि उसके मन की शक्तियों में भी उसकी झलक साफ थी। हर जलधारा नुकीले कांटों से भरी हुई थी जो किसी भी चीज को जकड़कर खींच सकती थी। ये असल में उस तरह जैसे दांतों से लिपटी हुई अंतहीन रस्सियां थी। यह शक्ति किसी भी सामने आने वाली रक्षात्मक ऊर्जा को चीर सकती थी। अब छोटू पूरी तरह पानी से घिर गया था जो उस पर वार कर रहा था, उसे फाड़ने की कोशिश कर रहा था। पानी इतना ज्यादा था कि उसे यह भी नहीं दिख रहा था कि सफेद बंदर कहाँ है। उसकी असली ऊर्जा बुरी तरह कांप रही थी जैसे अब टूट जाएगी, लेकिन सफेद बंदर उसे मारना नहीं चाहता था। वह छोटू को पकड़कर उसकी ऊर्जा खींचना चाहता था, इसलिए वह पूरी ताकत से हमला नहीं कर रहा था। अगर कोई और इस जगह होता तो कब का चूर चूर हो चुका होता, लेकिन यह छोटू था। नरक जैसी ताकतें भी गॉड मेमन की चोट से कुचल दी जाती है। वह पहाड़ों को तोड़ सकता है, समुद्र को समतल कर सकता है और सबसे खतरनाक राक्षसों को भी झुका सकता है। इस घातक पल में छोटू एक गहरी चेतना की स्थिति में चला गया। बिजली जैसे विशाल प्राणी की ताकत उसके अंदर एक तूफान की तरह दौड़ने लगी। उसकी असली ऊर्जा फिर से भरने लगी और गॉड मेमन की ताकत को दर्शाने वाले 5वें कण को जगा दिया। बाहर सफेद बंदर अपनी पूरी ताकत से हमला करने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त छोटू के शरीर से एक चौंकाने वाली लहर उठी। दबाव इतना जबरदस्त था कि उसने बिजली जैसे उस विशालकाय प्राणी का एक और हिस्सा खुद में समा लिया। उसके भीतर छिपी 5वीं ताकत जाग चुकी थी। अचानक छोटू खुद को किसी पुराने जमाने के जागे हुए दैत्य की तरह महसूस करने लगा। उसका शरीर कांप उठा और उसके चारों ओर की हवा ऊर्जा से फटने लगी। पानी जो उसे घेर रहा था एक झटके में नष्ट हो गया। जैसे ही छोटू के भीतर से बहने वाली सच्ची ऊर्जा और ज्यादा ताकतवर हुई, उसकी मेरियन चमकने लगी।
अब उसके अंदर की सच्ची ऊर्जा गाढ़ा तरल बन गई थी, जो पहले से 10 गुना ज्यादा असरदार थी। उसके ऊर्जा सागर में यह तरल किसी चिपचिपी शक्ति की तरह बह रहा था, जो उसकी ताकत को पूरी तरह बदल चुका था। वास्तव में छोटू अपनी आंखें बंद कर सकता था और उस गाढ़े तरल में जीवों की छवियां देख सकता था। सारसबाग, अजगर और विशाल जीव लगातार बनते और मिटते जा रहे। ऐसे गंभीर समय में उसने सफलता पाई और ऊर्जा कला के 7वें चरण तक पहुंच गया। ऊर्जा प्रकटीकरण स्तर। इस स्तर पर पहुंचते ही उसकी सच्ची ऊर्जा पूरी तरह बदल गई। अब यह सिर्फ एक प्रवाह नहीं रही, बल्कि एक ठोस गाढ़ा तरल बन गई थी, जो कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। यह वो मोड़ था जिसे पार करने में कई विशेषज्ञों को 20-30 साल लग जाते थे। कुछ तो कभी इसे पार कर ही नहीं पाते थे। ऊर्जा कला में हर ऊंचे स्तर पर पहुंचने का मतलब होता था एक नई दुनिया में कदम रखना। 7वां चरण, ऊर्जा प्रकटीकरण स्तर। तिलिस्मी आयाम महाद्वीप के किसी भी कुलीन कबीले में सम्मान का प्रतीक माना जाता था। इस स्तर पर पहुंचने के बाद ही कोई हवा में उड़ सकता था, ऊर्जा को ठोस बना सकता था और मन से चीजों को हिला सकता था। अब सफेद वानर की भयंकर चुनौती की वजह से छोटू उस मुकाम पर पहुंच चुका था जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश की थी। उसकी असली ऊर्जा अब पहले से 10 गुना ज्यादा तेज थी। उसने अपने हाथ को हल्का सा हिलाया और उसके आसपास बहता हुआ पानी टूट कर बिखर गया। हर बूंद हवा में बिखरती चली गई। फिर सबको हैरान करते हुए छोटू गुरुत्वाकर्षण को नजरअंदाज करता हुआ हवा में मंडराने लगा। स्विश! अचानक उसके पीछे 2 पंख उभर आए। वे पूरी तरह सच्ची ऊर्जा से बने हुए थे, काले और चमकदार जैसे ब्रह्मांड की गहराइयों से निकले हों। इन पंखों पर रहस्यमयी प्रतीक और भयानक चेहरों की छवियां थीं, जो शैतानी ताकतों की तरह लहराते हुए दिखाई दे रही थीं। इनकी आभा इतनी गहरी थी कि 100 कदम के दायरे में अंधेरा छा गया था, जैसे नरक जमीन पर उतर आया हो। ये पंख डरावने जरूर थे, लेकिन साथ ही बेहद भव्य और रहस्यमय भी थे। रॉक विंग्स या सफेद सारस के पंखों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। जब फैन डेविल विंग्स का दबाव सफेद वानर के पंखों से टकराया तो वे तुरंत टूटने लगे। छोटू हवा में स्थिर खड़ा था जैसे कोई राक्षस की देवता। उसकी ठंडी निगाह सफेद बंदर पर पड़ी और बंदर के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे उसके भीतर किसी ने बर्फ की छुरी छुपा दी हो। गर्जन! बंदर ने अपने दांत दिखाए और गुस्से में दहाड़ा। अब वह पहले जितना डरा हुआ नहीं लग रहा था। वह दोबारा आगे बढ़ा और एक बार फिर अपना विशाल जलदंड बुलाया, जो एक बड़े पेड़ जितना बड़ा और भारी था। नर की ये देवता भला! छोटू अपनी जगह पर खड़ा गुर्राया। जब लंबा भाला उसके हाथ में आया तो वह पहले से भी बड़ा और भारी लग रहा था। उसमें से काली धुंध उठ रही। जैसे ही उसने भाले से वार किया, चारों तरफ से नरक की चीखें गूंजने लगीं और बाढ़ का सारा पानी देखते देखते काला हो गया। उसी वक्त भाले से निकलती काली धुंध एक ऐसे प्राणी में बदल गई जो खुद नरक से आया लगता था। एक लंबा काला लिबास पहने वह किसी नारकीय देवता की तरह दिखता था, जो जीवन और मौत दोनों पर राज करता था। नारकीय देवता का भाला सीधा पानी की बनी लाठी की ओर लपका, लेकिन इससे पहले कि वे आपस में टकराते, वह लाठी डर के मारे पीछे हटने लगी और फिर अचानक टूट कर बिखर गई। नारकीय देवता का प्रहार! छोटू गरजा। उसके पीछे से निकले राक्षसी पंख जोर से फड़फड़ाए। उसने भाले को उठाया और सीधा उसे सफेद बंदर की छाती की ओर धकेल दिया। चीखते हुए बंदर ने एक और पानी की दीवार बना ली, जो कई परतों में, लेकिन इस बार उसका कोई असर नहीं हुआ। भाले ने दीवार को ऐसे चीर दिया जैसे गर्म चाकू मक्खन में उतर जाए। पलक झपकते ही भाला बंदर के सामने था। शंख भाले के वार से बंदर के सफेद बाल खून से रंग गए। खून गीजर की तरह फूट पड़ा और उसी पल नरकीय देवता की छाया बंदर की आत्मा पर हावी हो गई। रोआर! 10,000 सालों में सफेद बंदर ने कभी नहीं सोचा था कि जो लम्हा भर पहले तक मछली जैसा कमजोर दिख रहा था, वह पलटकर उसे लहूलुहान कर देगा। गुस्से में आकर उसने भाले की जद से बाहर निकलने की एक चाल चली और फौरन मुड़कर झरने की तरफ भाग गया। छोटू ने बड़बड़ाया। वह देखकर हैरान था कि झरने के पीछे पहाड़ में एक सुरंग थी, जो पहले नहीं दिखी थी। यह सफेद वानर वाकई कोई मामूली प्राणी नहीं था। उसके पास गहरी ऊर्जा कलाएं थीं। उसने अपनी ओह बना रखी थी और वह 1000 किलोमीटर की आत्माबंदी सीमा तक पहुंच चुका था। छोटू जानता था कि अगर उसने इसे अभी खत्म नहीं किया और यह वानर बाद में बदला लेने लौटा, तो सौर्य कबीले के लिए भारी संकट बन जाएगा। अगर यह 9वें चरण ऊर्जा के मास्टर स्तर तक पहुंच गया तो और भी डरावना बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस लड़ाई की शुरुआत खुद उसी वानर ने की थी, जो छोटू को पकड़ना चाहता था। अब जब छोटू ने उसे घायल कर दिया तो उसके भीतर नफरत साफ दिखाई दे रही। वह नफरत एक दिन जरूर लौट कर आएगी, अगर अभी उसे खत्म न किया गया। छोटू जानता था, दिल से भी और दिमाग से भी, कि इस खतरे का सामना करना जरूरी है। इस सफेद बंदर को यहीं रोकना होगा, नहीं तो भविष्य में ये बहुत भारी पड़ सकता है। आखिरकार ये वानर सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि बहुत चालाक भी था, और जो प्राणी हार और बेइज्जती पर नहीं करता, वो कब चुप नहीं बैठता। नरकीय देवता एजिस! छोटू ने गरजते हुए कहा। उसकी ऊर्जा घूमने लगी और एक भंवर जैसा कवच बनाकर उसे चारों ओर से ढकने लगी। अब पानी भी उस तक पहुंच नहीं सकता था। यह रक्षा तंत्र न केवल उस पर होने वाले अधिकांश हमलों को नकार देगा, बल्कि इसके जवाब में पलटवार करने की भी क्षमता रखता है। यह सचमुच सबसे ताकतवर तरह की सुरक्षा थी। नरकीय देवता एंजिस की तुलना में पहले जो गोल्डन बेल प्राचीर थी, वह तो जैसे कागज का टुकड़ा भर थी। उसी वक्त सफेद बंदर मछली की तरह झरने के बीच से फिसलता हुआ सुरंग में जा घुसा। उसका पैर पत्थर जैसी जमीन पर पड़ा, जो गीली और फिसलन भरी थी। सुरंग काफी बड़ी थी, 5-6 लोगों के बराबर ऊंचाई वाली, जो साफ बताती थी कि इसे खास उसी सफेद बंदर के लिए बनाया गया था। यह सीधा पहाड़ के भीतर खोदी गई थी और दिखने में किसी महल के बड़े दरवाजे जैसी लग रही थी। दीवारों पर बंदरों की कई तस्वीरें बनी थीं। कुछ ध्यान में बैठे थे, कुछ तलवारों और लाठियों से अभ्यास कर रहे थे। कुछ चित्रों में तो ऊर्जा कला की तकनीकों के निर्देश भी थे और मेरिडियन की चमकती रेखाएं भी बनी। ये सब देखकर साफ था कि यहाँ बंदरों के लिए हर तरह की लड़ाई की तकनीकें सिखाई जाती थीं। जमीन पर खून के निशान थे, जो साफ बताते थे कि सफेद बंदर यहीं से होकर गया था। अब तक छोटू का आत्मविश्वास और अनुभव दोनों ऊंचाई पर थे। उसने साधना के 7वें चरण को पार कर लिया था। उसके पास अपने शैतानी पंख, राक्षसी देवता एजिस और 5 प्राचीन मेगामैमोथ की ताकत
सफेद बंदर अब बुरी तरह घायल था और छोटू को उसका पीछा करने में कोई झिझक नहीं थी। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें चमक उठी जब वह एक विशाल कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच सफेद बंदर खड़ा था। उसके हाथों में एक बहुत बड़ा सुनहरा डंडा था जिस पर जटिल फूलों की नक्काशी बनी थी। वह कितना भारी था ये बस देखकर नहीं बताया जा सकता था। कमरा इतना बड़ा था कि उसमें 1000 लोग आराम से समा सकते थे। चारों तरफ पत्थर की अलमारियां थीं जिनमें किताबें, बांस की पट्टियां, चर्मपत्र, धातु की पट्टिकाएं और हर तरह के हथियार रखे थे। कमरे के एक कोने में आग के पास एक बड़ी गोली भट्टी थी जो बताती थी कि सफेद बंदर औषधि बनाना भी जानता था। भट्टी से कुछ ही दूर एक लंबा 7 तारों वाला चीथर रखा था। ये सब देखकर लगता था मानो यह कोई राक्षस की मान नहीं बल्कि किसी ज्ञानी की हवेली हो जिसने अपनी मंजिल पाली हो। सफेद बंदर अब कमरे के बीच में खड़ा था। उसके घाव से खून बहना रुक चुका था लेकिन उसका पूरा शरीर अब भी खून से सना हुआ था। उसकी असली ऊर्जा अंदर से उबाल खा रही थी और उसकी आंखों में खतरनाक चमक। जैसे ही उसने छोटू को देखा वह एकदम इंसानों जैसी आवाज में बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सचमुच मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए बदमाश। लेकिन अफसोस अब तुम्हारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। मैं जब चाहूँ तब चला जाऊंगा। छोटू ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या तुम वादा करोगे कि आगे मेरे पीछे बदला लेने नहीं होगे? अब तक किसी इंसान ने मुझे इस हद तक नहीं पहुंचाया, कमीनों में से एक इसलिए नहीं। अब मैं तुम्हारे पूरे सौरे कबीले को मिटा दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगा। इस अपमान का सिर्फ एक ही जवाब है। इतना कहते ही सफेद बंदर ने भयानक दहाड़ मारी। जरूर मैं इस कहानी को और भी प्रभावशाली और रोचक बनाने की कोशिश करता हूँ। छोटू अभी उससे बात कर ही रहा था कि तभी ऊपर आसमान में सारे बादल एक जगह इकट्ठा होने लगे। ध्रुव और बंदर दोनों अचानक चौंक गए। चारों तरफ घोर अंधकार छाने लगा। उन बादलों में कुछ भी तबाह कर देने वाली बिजली महसूस की जा सकती थी। तभी छोटू ने महसूस किया कि उसके आसपास का समय एकदम चांदी जैसी रोशनी से चमकने लगा और हर एक चीज की गति एकदम रुक सी गई। ध्रुव ने जब बंदर को देखा तो वो एकदम चौंक गया क्योंकि उस बंदर ने भी हिलना डुलना बंद कर दिया था। तभी छोटू के अंदर उसके बिजली के जीव में कुछ हलचल महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे बाहर का यह सब बदलाव उस जीव की वजह से ही हो रहा है। तभी जो जीव अभी तक किसी बेजान पत्थर की तरह पड़ डरा था उसके अंदर से एक धुंधली आकृति बाहर आने लगी। उस आकृति को देखकर ध्रुव की आंखें चौधी हो गईं। वो बिजली के ड्रैगन की तरह दिख रहा था जो इस दुनिया का तो हरगिज नहीं लग रहा था। अगर छोटू के पास अपनी प्लूटोनियाई यादें हो तो वो पहचान पाता। यह वही ठंडा ड्रैगन था जो उसने तब देखा था जब ध्रुव उसे गहरे आकाश महाद्वीप में बचाने के लिए आया था। और उसने देखा था कि इस ड्रैगन ने एक पृथ्वी रैंक के योद्धा को एक झटके में खाली छूकर राख में बदल दिया था। मगर छोटू ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। वो ठंडा ड्रैगन इस समय मगर एक धुंधली चेतना की तरह बहुत कमजोर लग रहा था। अचानक वातावरण में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। हवा भारी हो गई मानो किसी अदृश्य शक्ति ने सब कुछ जकड़ लिया हो। आसमान में उमड़ते काले बादल किसी प्राचीन दानव के क्रोधित चेहरे की तरह लग रहे थे। उनकी गहराती हुई गर्जना दूर कहीं तबाही का संकेत दे रही थी। बिजली की बेचैन चमक बादलों के किनारों पर कौंध रही थी जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार पर झपटने को तैयार हो। और फिर वह हुआ। एक पल में सब कुछ स्थिर हो गया। समय जैसे थम गया। छोटू के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया, इतना तीव्र कि आंखें चौंधिया गईं। हर पत्ता, हर कंकड़, यहाँ तक कि हवा में उड़ती धूल का कण भी अपनी जगह पर जम गया। ध्रुव ने भयभीत होकर अपने दोस्त बंदर की ओर देखा जो एक अजीबोगरीब जड़ता में खड़ा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी मानो किसी ने उसे पत्थर का बना दिया हो। छोटू के भीतर उस रहस्यमय बिजली के जीव में एक बेचैनी महसूस हुई। एक अजीब सी ऊर्जा उसके अंदर मचल रही थी जैसे कोई सोता हुआ ज्वालामुखी जाग रहा हो। उसे अंतर्ज्ञान हुआ कि बाहर का यह जमा हुआ मंजर, यह खौफनाक शांति उसी के भीतर पल रहे उस अद्भुत जीव की प्रतिक्रिया थी। और फिर उस निष्क्रिय से दिखने वाले पत्थरनुमा जीव के भीतर से एक धुंधली अस्पष्ट आकृति आकार लेने लगी। धीरे धीरे वह बाहर निकली मानो किसी दूसरी दुनिया से खींच कर लाई जा रही हो। जब ध्रुव ने उसे देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। यह बिजली से बना एक भयानक ड्रैगन था जिसकी ऊर्जा उसके चारों ओर हवा को कंपा रही थी। नुकीली दहाड़ अनसुनी थी मगर उसकी उपस्थिति ही एक भयावह चीख थी। उसके शरीर पर चमकती हुई नीली रेखाएं किसी प्राचीन लिपि की तरह लग रही जिनमें विनाश की कहानियां लिखी थी। अगर छोटू की भूली हुई प्लूटोनिया स्मृतियां लौट आती तो वह इस भयानक प्राणी को तुरंत पहचान लेता। यह वही ठंडा ड्रैगन था जिसने गहरे आकाश महाद्वीप में उसे बचाने आए ध्रुव के सामने एक पल में एक अनुभवी योद्धा को राख के ढेर में बदल दिया था। उस ड्रैगन की क्रूरता और शक्ति की यादें किसी बुरे सपने की तरह मगर छोटू के मस्तिष्क में वह भयावह दृश्य धुंधला था। वह इस समय उस ठंडा ड्रैगन को नहीं पहचान पाया और शायद यह अच्छा ही था क्योंकि वह शक्तिशाली शिकारी जो कभी पलक झपकते ही मौत बरसाता था इस क्षण एक धुंधली छाया एक कमजोर चेतना की तरह लग रहा था जैसे किसी गहरी नींद से जगा हो और अभी भी अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी प्रत्याशा थी जैसे कोई भयानक रहस्य खुलने वाला ठंडा ड्रैगन एक अप्रत्याशित गति से उस धुंधली परत को चीर कर बाहर आया मानो नरक के गर्भ से कोई प्राचीन दानव मुक्त हुआ हो। बाहर आते ही उसने आसमान की ओर अपना विशालकाय सिर उठाया और एक ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरा पहाड़ और ऊपर अनंत आकाश थर्रा उठा। वह ध्वनि किसी प्रलयंकारी तूफान की तरह थी जिसने शांति के हर कण को चकनाचूर कर दिया। फिर उसकी भयानक आंखें जो पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थी छोटू पर टिकी। उन आंखों में एक क्षण के लिए हल्की हैरानी और फिर एक गहरी प्रशंसा की झलक दिखाई दी। उसने अपनी भारी गड़गड़ाती हुई आवाज में कहा, वकाई में तुम भी उस लड़के जो अमरदेव रंग हासिल करके गहरे आकाश महाद्वीप में गया है उसके भाई कहलाने लायक हो। मुझे याद है तुम्हारी आत्मा किस हाल में थी फिर भी तुमने इतनी जल्दी इतनी बड़ी तरक्की कर ली। छोटू ठंडे ड्रैगन की बातें सुनकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। उसने सम्मान से पूछा, वरिष्ठ आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं वह नहीं हूँ। मेरे दो भाई हैं मगर आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो मेरा भाई नहीं है। उसकी
आवाज में विनम्रता के साथ साथ एक गहरा आश्चर्य भी था। छोटू की मासूमियत भरी बात सुनकर थंडर ड्रैगन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें किसी प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए थीं। उसने धीमे से कहा, लड़के, तू नहीं जानता तू कौन है, तू खुद से अनजान है। लड़के, फिर तेरी यादों को सील कर दिया गया है और अब समय आ गया है कि तुझे तेरी यादें दे दी जाए। उसकी आवाज में एक अटल विश्वास और एक अपरिहार्य भाग्य का संकेत था। फिर उस विशालकाय ड्रैगन ने अपनी एक शक्तिशाली उंगली छोटू के माथे पर रखी। थंडर ड्रैगन की उंगली जैसे ही छोटू के माथे से छुई, तुरंत एक बिजली की लहर सी छोटू के पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई सदियों पुरानी सील टूट गई हो, कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। उसने बहुत देर तक अपनी आंखें नहीं खोली। उसका शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ गया था, मानो किसी गहरी नींद में चला गया हो। और उसके माथे में जो शैतान था, जिसने आज तक कभी ध्रुव से बात नहीं की थी, वह भी अचानक कांपने लगा, जैसे उसने अपने ही जैसे किसी भयानक राक्षस की मंशा को महसूस किया हो, जिसने अनगिनत लोगों की हत्याएं की हो। हैरानी की बात यह थी कि अभी तक जो ध्रुव के अंदर से एक सामान्य योद्धा जैसी शांत भावना महसूस हो रही थी, वह एकदम से गायब हो गई थी। अब उसकी जगह एक क्रूर और निर्दयी आभा उसके चारों तरफ मंडरा रही थी, एक ठंडी और भयानक शक्ति का प्रदर्शन। थंडर ड्रैगन ने जब यह नजारा देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने धीमी आवाज में कहा, ये एकदम वैसा ही है जैसा पहले उस वक्त इस लड़के के अंदर से महसूस होता था, गहरी हत्या की मंशा। छोटू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक निकल रही थी, एक तीखी बुद्धि और पुरानी यादों की वापसी का तेज। जैसे ही उसकी नजर थंडर ड्रैगन पर पड़ी, उसे सारी पुरानी बातें याद आ गईं। प्लूटोनियाई गुलामों का वह क्रूर शहंशाह, फिर मार्कस ध्रुव सूर्य का उसके शरीर में प्रवेश, और फिर गहरे आकाश महाद्वीप में हुई वह आखिरी विनाशकारी लड़ाई। उसका मुंह खुला और उसके होठों से दो शब्द निकले, जिनमें आश्चर्य, खुशी और एक गहरा बंधन झलकता था। ध्रुव भैया। थंडर ड्रैगन ने जब छोटू को यह बोलते सुना तो उसकी कठोर आंखों में एक नरम भाव आया। उसने कहा,